महिला सुरक्षा के नाम जो नया कानून बना है, अराजक तत्वों ने महिलाओं को इस्तेमाल करके उसे शरीफों को लूटने का जरिया बना लिया है। शाम होते ही ठंड बढ़ने लगी तो राजस्थान के जिला श्रीगंगानगर के कस्बा नरसिंहपुरा में गहनों की दुकान चलाने वाले भूपेंद्र सोनी ने घर जाने का मन बना लिया, क्योंकि ठंड की वजह से अब ग्राहक आने की कोई उम्मीद नहीं थी। भूपेंद्र दुकान बंद करके खड़े हुए थे कि उनका मोबाइल बज उठा। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू कर रहा हूं, इसमें आपके जो भी कमेंट होंगे उनका जवाब वीडियो के लास्ट में जरूर दिया जाएगा, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। क्योंकि मेरा अभी यह चैनल नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की क्राइम की कहानी। महिला सुरक्षा के नाम जो नया कानून बना है, अराजक तत्वों ने महिलाओं को इस्तेमाल करके उसे शरीफों को लूटने का जरिया बना लिया है। शाम होते ही ठंड बढ़ने लगी तो राजस्थान के जिला श्रीगंगानगर के कस्बा नरसिंहपुरा में गहनों की दुकान चलाने वाले भूपेंद्र सोनी ने घर जाने का मन बना लिया, क्योंकि ठंड की वजह से अब ग्राहक आने की कोई उम्मीद नहीं थी। भूपेंद्र दुकान बंद करके खड़े हुए थे कि उनका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा था वह अनजान था, फिर भी उन्होंने फोन रिसीव कर लिया। हेलो जी, मुझे भूपेंद्र जी से बात करनी थी। दूसरी ओर से किसी महिला ने कानों में शहद सा घोल दिया। जी बोलिए, मैं भूपेंद्र ही बोल रहा हूँ। भूपेंद्र ने कहा, अरे यार, मैं सपना बोल रही हूँ। बड़ी मुश्किल से आपका नंबर ढूंढ पाए हूँ। नंबर मिलते ही आपको फोन किया है। आप तो मुझे भूल ही गए, कभी पूछा भी नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। सपना ने एक ही सांस में शिकायत भरे लहजे में उलाहना दे डाला। लेकिन मैंने आपको पहचाना ही नहीं। शायद आपको गलतफहमी हुई है, आपने गलत नंबर मिला दिया है। भूपेंद्र ने कहा, आप चुन्नीराम अंकल के बेटे भूपेंद्र बोल रहे हैं ना? सपना ने पूछा। हाँ, मैं उन्हीं का बेटा भूपेंद्र ही हूँ। भूपेंद्र ने कहा, ये हुई ना बात, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जिस भूपेंद्र की फैन हूँ वह मुझे न जाने। सपना ने कहा, तुम मर्दों की यही तो फितरत होती है, मतलब निकलने के बाद एकदम से भूल जाते हो। भूपेंद्र जवाब में कुछ कहता उसके पहले ही सपना ने धीरे से कहा, शायद वह आ गए हैं। अभी फोन रखती हूँ, कल इसी समय फिर फोन करूंगी। और हाँ, आप भूल कर भी फोन मत करना। इतना कहकर सपना ने फोन काट दिया। भूपेंद्र ने एक बार फोन को देखा, फिर गाड़ी में सवार होकर घर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते वह सपना के बारे में ही सोचता रहा। घर आने पर भी उसके दिमाग में सपना ही घूमती रही। उसकी नस नस में सनसनी सी फैल गई थी। भूपेंद्र की गहनों की दुकान थी, उसके ग्राहकों में ज्यादातर महिलाएं ही थीं। उसे लगा कि सपना भी उसकी कोई ग्राहक होगी, कभी लगता कोई कालगल तो नहीं है। यही सब सोचते हुए भूपेंद्र सपना की सुंदरता और शारीरिक बनावट को विभिन्न आकार देता रहा। उसी के बारे में सोचते हुए उसे न जाने कब नींद आ गई। अगले दिन भूपेंद्र का मन न जाने क्यों दुकान पर जाने का नहीं हुआ। उसने बड़े भाई को दुकान पर जाने के लिए कहा और स्वयं खेतों की ओर चला गया। उसका कई बार मन हुआ कि वह स्वयं सपना को फोन करे, लेकिन उसने मना किया था, इसलिए वह मन मार कर रह गया। वैसे भी उसने कहा था कि वह शाम को स्वयं फोन करेगी। शाम तक इंतजार करना उसके लिए मुश्किल था। दोपहर बाद जब भूपेंद्र घर लौट रहा था तो उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। नंबर सपना का ही था। उसके फोन रिसीव करते ही सपना ने कहा, हेलो भूपेंद्र जी। जी बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। भूपेंद्र ने कहा, भूपेंद्र जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इस समय कहाँ हैं आप? मैं इस समय खेतों पर हूँ, यहीं आ जाओ। भूपेंद्र ने कहा, पागल हो गए हैं क्या आप? मैं अपनी ससुराल हनुमानगढ़ में हूँ, मैं वहां कैसे आ सकती हूँ? आपको ही यहाँ आना होगा। वह आज किसी काम से दिल्ली गए हैं, कल तक लौटेंगे। सपना ने कहा, सपना, आज तो नहीं, मैं कल सुबह ही आ पाऊंगा। भूपेंद्र ने कहा, सुबह 10 बजे तक पहुंचकर फोन करना, मैं स्वयं आपको लेने आ जाऊंगी। घर खाली है, पूरा दिन आपके लिए, ओके बाय। कहकर सपना ने फोन काट दिया। सुंदरी से मिले आमंत्रण से भूपेंद्र का रोम रोम रोमांचित हो रहा था। अगले दिन भूपेंद्र को किसी काम से हनुमानगढ़ जाना भी था। उसने सोचा लगे हाथ ये काम भी हो जाएगा।
अगले दिन यानी 9 दिसंबर 2013 की सुबह भूपेंद्र अपनी कार से हनुमानगढ़ पहुंच गया। उसने फोन किया तो सपना ने कहा, मैं तुम्हें रिसीव करने चूना फाटक पहुंच रही हूं, आप वहीं इंतजार करें। भूपेंद्र चूना फाटक पहुंच गया। कार को सड़क के किनारे खड़ी करके वह सपना का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद सपना वहां पहुंच गई तो चाहत की उम्मीदों के सहारे दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। आते ही सपना भूपेंद्र की बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही भूपेंद्र ने पूछा, बताओ कहां चले? मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया मर गई है, उसकी वजह से मोहल्ले में काफी भीड़ है। ऐसे में घर चलना ठीक नहीं होगा। घंटे 2 घंटे मटरगश्ती करके समय गुजारते हैं, सपना ने कहा। भूपेंद्र ने कार लिंक रोड से अबोहर जाने वाली मुख्य सड़क की ओर मोड़ दी। कुछ दूर आगे सड़क पर एक कार खड़ी दिखाई दी तो सपना ने भूपेंद्र से गाड़ी रोकने को कहा। कार के पास 3 लोग खड़े थे। उन्हें अपना परिचय बताकर सपना उनके पास चली गई। भूपेंद्र कुछ समझ पाता इससे पहले ही उनमें से 2 लोग उसके पास आ गए। उन्होंने भूपेंद्र को कार की पिछली सीट पर धकेला और उनमें से एक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो दूसरा उसकी बगल में। इसके बाद कार फिर रिंग रोड पर चल पड़ी। उसके पीछे पीछे वह कार भी चल पड़ी जो वहां पहले से खड़ी थी। उसमें सपना अपने तीसरे साथी के साथ सवार थी। अब भूपेंद्र को समझते देर नहीं लगी कि वह किसी शातिर गिरोह के चक्कर में फंस गया है। वहां शोर मचाना भी बेकार था क्योंकि सड़क लगभग सुनसान थी। दोनों कारें एक खेत में बनी सुनसान ढांपी घर में जाकर रुकी। उन तीनों ने भूपेंद्र को खींचकर कार से बाहर निकाला। पहले तो उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की, उसके बाद उसकी चेन, अंगूठी और जेब में पड़ी नकदी छीन ली। साथ ही गाड़ी की आरसी और 2 बैंकों के एटीएम भी ले लिए। उन लोगों ने एटीएम के कोड नंबर पूछे तो भूपेंद्र ने 0 बैलेंस वाले कार्ड का नंबर बता दिया। जिसमें बैलेंस था उसके कोड नंबर के बारे में उसने कह दिया कि याद नहीं है। सारा माल छीन लेने के बाद उनमें से एक ने कहा, शोहदे तूने इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, हम तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुकदमे की बात सुनते ही भूपेंद्र की घिघी बंध गई। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, प्लीज ऐसा मत करो। अब तू एक ही सूरत में इस मुकदमे से बच सकता है। अगर तू 10 लाख रुपयों की व्यवस्था करके हमें दे दे तो हम मुकदमा नहीं करेंगे। भूपेंद्र के काफी गिड़गिड़ाने पर मामला 50,000 रुपए में तय हो गया। जान से मारने की धमकी देकर चारों ने भूपेंद्र को 2 दिनों में रुपए की व्यवस्था करके फोन करने को कहा। लुटा पिटा भूपेंद्र बुझे मन से अपनी कार लेकर घर आ गया। गाड़ी की आरसी, एटीएम कार्ड, नकदी और आभूषण लुटेरों ने छीन लिए थे। भूपेंद्र को गुमसुम देखकर घर वालों ने उससे पूछा भी, लेकिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वह बात टाल गया। जब अगली सुबह उसके बड़े भाई ने पास बैठा कर उससे परेशानी की वजह पूछी तो उसने उनसे पूरी बात बता दी। सलाह मशविरा करके दोनों भाई उसी समय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हो गए। 10 दिसंबर की दोपहर थाना हनुमानगढ़ के थाना प्रभारी भंवरलाल को भूपेंद्र ने अपनी व्यथा बताई। मामला गंभीर था लेकिन थाना प्रभारी को लग रहा था कि इस मामले में अभियुक्त शीघ्र ही पकड़ लिए जाएंगे। थाना प्रभारी ने इस मामले की जांच एएसआई बलवंतराम को सौंप दी। बलवंतराम ने उसी समय भूपेंद्र से सपना को रुपयों की व्यवस्था हो जाने का फोन करवा दिया। सपना ने आधे घंटे में अबोहर रोड पर जहां भूपेंद्र के साथ घटना घटी थी पहुंचने को कहा। भूपेंद्र अपनी कार से वहां पहुंच गया। एएसआई बलवंतराम भी पुलिस टीम के साथ प्राइवेट वाहन से बिना वर्दी के वहां पहुंचकर थोड़ी दूर खड़े हो गए थे। कुछ देर बाद भूपेंद्र के पास एक कार आकर रुकी। उसमें से 3 लोग उतरे और पैसे लेने के लिए भूपेंद्र के पास पहुंच गए। भूपेंद्र का इशारा पाते ही पुलिसकर्मियों ने तीनों को घेर कर पकड़ लिया। तीनों के नाम थे असलम, तुफैल मोहम्मद और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोगी। इसके बाद भूपेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने सपना, असलम, तुफैल मोहम्मद और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोगी के खिलाफ भादमवी की धारा 342, 385, 382, 323 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन सपना पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। शायद उसे अपने साथियों के पकड़े जाने की खबर लग गई थी, इसलिए वह फरार हो गई थी। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया, जहां से विस्तृत पूछताछ और माल बरामद करने के लिए उनकी 2 दिनों की रिमांड की मांग की गई। रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में तीनों अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसी पूछताछ में उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले इसी तरह सपना से फोन करवा कर उन्होंने पंजाब के अबोहर के एक आदमी को लूटा था। उसने पुलिस को सूचना दे दी थी तो पंजाब पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल भिजवा दिया था। अदालत से जमानत मिलने पर जब ये लोग बाहर आए तो इन्होंने भूपेंद्र को शिकार बनाया।
रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को जेल भिजवा दिया। सपना अभी भी फरार थी। 27 दिसंबर को थाना प्रभारी भंवरलाल एएसआई बलवंत राम से सपना की गिरफ्तारी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी 3 लोग उनसे मिलने आए। उनमें से एक व्यक्ति ने अपना परिचय हरजिंदर सिंह एडवोकेट पूर्व बार संघ उपाध्यक्ष हनुमानगढ़ के रूप में दिया। थाना प्रभारी ने उससे पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हरजिंदर सिंह ने अपनी बगल में खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करके कहा, ये बेअंत सिंह है, मेरी बुआ का बेटा। भूपेंद्र सोनी की तरह इसे भी एक गिरोह ने फांस रखा है। वह गिरोह इससे 40 लाख रुपए नकद या फिर 2 बीघा जमीन देने पर इसे छोड़ने की बात कर रहा है। न देने पर इसे रेप के केस में झूठा फंसाने की धमकी दे रहा है। सूचना गंभीर और चौंकाने वाली थी। एक बार थाना प्रभारी को लगा कि यह काम भी सपना के गिरोह का हो सकता है, लेकिन उस गैंग के सदस्य तो जेल में थे। इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि तभी बलवंत राम के फोन की घंटी बजी। फोन उनके मुखबिर का था। उसने सपना के विजयनगर श्रीगंगानगर में होने की सूचना दी थी। थाना प्रभारी से अनुमति लेकर बलवंत राम विजयनगर के लिए निकल पड़े। बलवंत राम चले गए तो बेअंत सिंह ने थाना प्रभारी भंवरलाल को अपनी जो कहानी बताई वह इस प्रकार थी। 12 दिसंबर 2013 की दोपहर की बात है। चक सुंदर सिंह वाला पीलीबंगा का रहने वाला 50 वर्षीय बेअंत सिंह अपने खेतों में पानी लगा रहा था। उसकी 2 संतानें हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं। हारतोड़ मेहनत और मितव्ययी स्वभाव का होने की वजह से इलाके में उसकी पहचान एक समृद्ध किसान की है। बेअंत सिंह खेतों में जाने वाले पानी की निगरानी कर रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से किसी औरत की आवाज आई, सरदार जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप कौन बोल रही हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? बेअंत सिंह ने पूछा। जी मैं लवप्रीत कौर बोल रही हूँ। पिछले दिनों आपको पीलीबंगा के गुरुद्वारे में देखा था, तभी से मैं आप पर लट्टू हूँ। किसी तरह आपका फोन नंबर हासिल करके आपको फोन किया है। रही बात मिलने की तो आप खुद ही समझ लीजिए कि कोई जवान लड़की किसी मर्द से क्यों मिलना चाहेगी। बेअंत सिंह के प्रौढ़ शरीर में एक बारगी सिहरन सी दौड़ गई। औरत हो या मर्द, एक दूसरे के प्रति आकर्षण स्वाभाविक ही है। उसी आकर्षण में बंधे बेअंत सिंह ने कहा, लवप्रीत जी अभी तो मैं खेतों में पानी लगा रहा हूँ, मैं कल आपको फोन करता हूँ। कहकर बेअंत सिंह ने फोन काट दिया। लवप्रीत के मीठे बोल और खुले आमंत्रण से प्रौढ़ बेअंत सिंह का रोम रोम पुलकित था। वह जवान लवप्रीत से मिलने को लालायित हो उठा। अगले दिन सुबह बेअंत सिंह ने खेतों पर जाकर लवप्रीत को फोन किया। दूसरी ओर से फोन रिसीव हुआ तो उसने कहा, लवप्रीत, मैं बेअंत बोल रहा हूं। सरदार जी, मुझे लवप्रीत नहीं सिर्फ लव कहिए। अब आपके लिए मैं सिर्फ लव हूं। मैं 2 घंटे बाद पीलीबंगा बस स्टैंड पर पहुंच रही हूं। मेहरबानी करके आप वहीं आ जाए। आगे का प्रोग्राम मिलने पर बनाएंगे। इतना कहकर लवप्रीत ने फोन काट दिया। खेतों से लौटकर बेअंत सिंह ने मोटरसाइकिल उठाए और पीलीबंगा के बस स्टैंड पर पहुंच गया। बेअंत सिंह ने बस स्टैंड से लवप्रीत को फोन किया तो सामने खड़ी लड़की को फोन रिसीव करते देख वह सकपका गया। लड़की उसकी बेटी की उम्र की थी। उसने पूछा, सरदार जी, आप कहाँ हो? बेअंत सिंह ने पहचान बताई तो वही लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर लवप्रीत के चेहरे पर कई रंग आए और गए। वह भी बेअंत सिंह की ही तरह सकपका गई थी। पास आकर उसने कहा, अभी अभी उनका फोन आया था। मेरे ससुर को दिल का दौरा पड़ गया है, मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। कृपया मुझे पुराने बस स्टैंड तक अपनी मोटरसाइकिल से छोड़ दीजिए। समय मिलते ही मैं आपको फोन करूंगी। बेअंत सिंह ने मोटरसाइकिल से लवप्रीत को पुराने बस स्टैंड पर छोड़ दिया और अपने घर आ गया। लाख कोशिशों के बाद भी बेअंत सिंह लवप्रीत को इस तरह कन्नी काटकर चली जाने का कारण समझ नहीं पाया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उसने लवप्रीत को सपना समझकर भुला दिया। 2 दिनों बाद बेअंत सिंह अपने ममेरे भाई एडवोकेट हरजिंदर सिंह से मिलने उसके घर गया। दोनों धूप में बैठे चाय पी रहे थे, तभी बेअंत सिंह के मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसने फोन रिसीव किया तो फोन करने वाले ने उसका नाम पता पूछकर कहा, मैं पीलीबंगा थाने का सिपाही जसवंत बोल रहा हूं। तुम्हारे खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। ये सुनते ही बेअंत सिंह घबरा गया। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। हरजिंदर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने खुद फोन लेकर बात शुरू की तो फोन करने वाले कांस्टेबल जसवंत ने कहा, 3 लोग एक महिला को लेकर आए थे। महिला कह रही थी कि बेअंत सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन घटनास्थल हमारे क्षेत्र के बाहर का था, इसलिए थाना प्रभारी ने उन्हें वापस भेज दिया। बेअंत सिंह ने इस आरोप को खारिज करते हुए हरजिंदर सिंह को पूरी घटना के बारे में बता दिया।
वकील होने के नाते हरजिंदर सिंह को पता था कि मामला कितना गंभीर है। कथित पीड़िता के आरोप को एक बारगी नकारा नहीं जा सकता था। लवप्रीत कौर का फोन नंबर बेअंत सिंह के पास था ही मामला पुलिस तक जाए इसके पहले ही हरजिंदर ने सुलटाने की कोशिश शुरू कर दी। सूचना मिलने पर बेअंत सिंह का बहनोई बोरा सिंह भी आ गया। बोरा सिंह लवप्रीत कौर और उसके उन दोनों साथियों को जानता था जो उसकी मदद कर रहे थे। बातचीत शुरू हुई तो लवप्रीत ने मामला सुलटाने के लिए 40 लाख रुपए या 2 बीघा जमीन मांगी, जबकि बेअंत सिंह 2 लाख रुपए देने को तैयार था। लवप्रीत का एक साथी था जबन सिंह उर्फ रोड़ा चाचा, जो स्वयं को पूर्व सरपंच बता रहा था। उसने कथित पीड़िता लवप्रीत का एक ऑडियो कैसेट तैयार कर रखा था। उस कैसेट में लवप्रीत कह रही थी कि मांग पूरी होने पर वह बेअंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराएगी। जबन सिंह लवप्रीत को अपनी नौकरानी बता रहा था। लवप्रीत की इस मांग से बेअंत सिंह, बोरा सिंह और हरजिंदर सिंह परेशान थे। वहीं हरजिंदर का कहना था कि यह सरासर ब्लैकमेलिंग है। अन्य लोगों के न चाहते हुए भी हरजिंदर सिंह ने ब्लैकमेल करने वालों लवप्रीत और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय ले लिया। इसके बाद 27 दिसंबर को बेअंत ने थाना हनुमानगढ़ में प्रकट सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह निवासी 2 GGR, जबन सिंह उर्फ रोड़ा चाचा पुत्र मखन सिंह निवासी 3 GGR तथा लवप्रीत कौर उर्फ हरप्रीत उर्फ रानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। थाना प्रभारी भंवरलाल ने इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर चंद्रप्रकाश को सौंप दी। अगले दिन उन्होंने बेअंत सिंह से जबन सिंह व प्रकट सिंह को रुपए ले जाने के लिए फोन करवा दिया। वे रुपए लेने आए तो पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन शाम को पुलिस ने लवप्रीत को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों अभियुक्तों को अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। दूसरी ओर विजयनगर से एएसआई बलवंत राम ने सपना को भी महिला पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे भी अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस पूछताछ में सपना ने जो बताया था वह इस प्रकार था। सपना उर्फ सोना पंजाब के मुक्तसर जिले के गांव लूलबाई के रहने वाले सतनाम सिंह की बेटी थी। सपना की शादी हनुमानगढ़ के रहने वाले अशोक के साथ हुई थी। सपना उसके एक बच्चे की मां भी बनी, लेकिन उसकी सास माया समाज की मर्यादाओं को तोड़कर असलम के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी थी। अशोक को मां की तरह पत्नी का भी चरित्र ठीक नहीं लगता था। इससे आहत होकर उसने घर छोड़ दिया। इसी सपना को चारा बनाकर असलम ने भूपेंद्र को फांस कर लूटने की योजना बनाई थी। लवप्रीत कौर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उसकी शादी गंगूवाला सिरवान में हुई थी। पति से अनबन होने के बाद वह हनुमानगढ़ आकर अकेली ही रहने लगी थी। यहीं उसका संपर्क प्रकट सिंह और जबन सिंह उर्फ रोड़ा चाचा से हुआ। लवप्रीत कथित रूप से जबन सिंह की रखेल थी। लवप्रीत को चारा बनाकर बेअंत सिंह को ब्लैकमेल करने की योजना जबन सिंह की थी। लवप्रीत से जबन सिंह ने कहा था कि पैसे मिलने पर वह उसके लिए घर बनवा देगा, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ। दिल्ली में हुए दामिनी कांड के बाद जो नया कानून बना है, इस तरह के अराजक तत्व उसका गलत फायदा उठाना चाहते हैं। इन तत्वों के खेल में 2 निर्दोष महिलाएं फंस गई हैं। कथा लिखे जाने तक इनमें से कुछ अभियुक्तों की जमानतें हो चुकी थीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वह कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।